विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मूल अधिकार 22, जिसके अंदर यह है कि गिरफ्तारी या निवारक निरोध। अब क्या होता है गिरफ्तारी, क्या होती है निवारक निरोध। इसके अंदर तो ये बात होती है, जब पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसके संबंधित क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या आपको अधिकार मिलते हैं, है ना। वो ये कानून है और इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले बात करें तो बात यह है कि राजनीति विज्ञान का 41वां भाग है, ठीक है। और मूल अधिकार का ये 17वां भाग है। 16 भाग पहले हो चुके हैं और ये 17वां भाग है और मूल अधिकार 22 है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। मूल अधिकार 22। गिरफ्तारी और निवारक निरोध, ठीक है। अब गिरफ्तारी क्या होती है और निवारक निरोध क्या होता है, इसमें भी अंतर है। कैसे अंतर है वो भी देखते हैं। अब बात ये आती है गिरफ्तारी के अंदर, जैसे मान लीजिए एक कोई लड़का है, आपको चित्र के द्वारा समझा देते हैं ताकि आराम से समझ आ जाएगा, है ना। ऐसे समझ में आएगा नहीं, ऐसे बोलेंगे कुछ समझ आने वाला नहीं है। ठीक है, ये लड़का है और इसको पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। ये पुलिस वाले हैं, हाँ टोपी पहनना पुलिस वाला भी, ठीक है ना। ये ऐसे गिरफ्तार करेंगे। ये इनको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। कहीं पर भी खड़ा है, गिरफ्तार कर लिया और इसको गिरफ्तार करने के बाद में इसकी क्या प्रक्रिया होगी, गिरफ्तार किस प्रकार के किया जाएंगे। वैसे गिरफ्तार दो प्रकार से होते हैं। गिरफ्तार दो प्रकार से होते हैं, एक दंडावत गिरफ्तार और एक निवारक निरोध गिरफ्तार, ठीक है ना। दो प्रकार से गिरफ्तार होते हैं। दंडावत निरोध गिरफ्तार के अंदर दंडावत गिरफ्तार के अंदर ये गिरफ्तारी होती है, जैसे इसी ने कोई गलत काम कर दिया इस लड़के ने, और पुलिस वाले को पता चल गया इसने गलत काम किया है, और पुलिस वाले के पास में सूचना आती है, FIR दर्ज कराते हैं। और यदि इसको उनको पता भी लग जाता है कि हाँ नहीं इसने गलत काम किया है और इनको पकड़ना चाहिए, ये कब तक कोई सूचना देगा। ऐसा नहीं है ना, पुलिस वाले कहीं जा रहे हैं वो गलत काम कर रहा है, वो देखेंगे वो पकड़ेंगे। वो ऐसा नहीं सोचेंगे हमको सूचना देंगे, कोई FIR दर्ज करें फिर हम इसको पकड़ेंगे, फिर कब क्या पकड़ेंगे। तो इनको पहले ही पुलिस वाला को ध्यान रखना होता है, इसने कोई भी गलत काम किया पुलिस वाले इनको पकड़ लेंगे, पकड़ के जेल में ले गए, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रक्रिया शुरू होती है गिरफ्तारी की। अब क्या प्रक्रिया होती है वो देखते हैं। अब इसके अंदर इनको कुछ अधिकार मिलता है, इस व्यक्ति को क्या अधिकार मिलता है वो अधिकार देखते हैं। अब ये कहाँ बैठा है, जेल के अंदर है, इसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए। अब ये कहेगा, पहला इसका अधिकार ये है, ये बोलेगा आपने गिरफ्तार किया है, मेरा कारण क्या है। लेकिन उनको हालांकि पता है मैंने क्या किया है, तभी तो पुलिस वाले पकड़े। ऐसे हमको तो नहीं पकड़ेंगे, आपको नहीं पकड़ेंगे, कोई काम करेगा तब पकड़ेगा ना। तो वो बात है, ये बोलेगा भी मेरा क्या कारण है, मेरे को क्यों पकड़ा, कोई कारण बताइए। पहला इसका ये अधिकार, ये पूछ सकता है पुलिस वालों से, है ना। ठीक है, ये पूछ सकता है। फिर बात क्या है, ये बोलेगा आपने मेरे को गिरफ्तार किया है, इस बात की जानकारी मैं जिस व्यक्ति को कहता हूँ उसको दीजिए। ठीक है, दे देते हैं, ठीक है ना। फिर बात ये आती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना है, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना है, पहली बात ये है। दूसरी बात है मुझे गिरफ्तार क्यों किया, मेरी जानकारी मतलब मेरा कारण बताइए। फिर तीसरी बात ये है कि मैं जिस व्यक्ति को कहता हूँ उस व्यक्ति को मेरी सूचना दीजिए, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण 3 बात है। मूल अधिकार का जो 22 भाग है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। 22 के
7 भाग है और इसी के अंदर 1, 2 इसके अंदर ये पर्ची रहती है, मैंने जो अभी बताई थी। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस, सॉरी 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना है। और दूसरी बात ये थी मैंने कौन सा काम किया, मैं मतलब कि मैंने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण आपने गिरफ्तार किया, वो कारण बताइए। फिर मैं जिस व्यक्ति को कहता उसको सूचना दीजिए। ये 3 है वो 22 1, 2 में सम्मिलित हैं, है ना, इनके भाग है उसमें सम्मिलित हैं। और वैसे आगे बात करते हैं इसके अंदर जो उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ निर्देश दिए हैं कि भाई ये 3 तो महत्वपूर्ण है ही है, ठीक है ना, और इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या होना चाहिए वो देखिए। ये बोलेगा भाई, पहली बात ये पुलिस वालों को लगता है कुछ ना कुछ सबूत लगता है भी हाँ नहीं इसने ये काम किया, तभी तो उनको गिरफ्तार करना है। जब तक उनको पता नहीं, जब तक उनको सबूत नहीं मिले, कुछ ना कुछ सबूत नहीं मिले, यदि कोई गलत काम करा वीडियो बना लेंगे, है ना। वीडियो बनाने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और इनके बाद में जो इसने भी दूसरे ने देखा वो आके कहेगा हाँ साहब इसने ये काम किया, कुछ ना कुछ सबूत होता है तब उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ठीक रहता है। वो ऐसे भी कर सकते हैं गिरफ्तार कोई मना, लेकिन हो सबूत तो ठीक रहता है। पहली बात है ये उच्च न्यायालय ने बात बोली थी, ठीक है। फिर बात ये बोली थी, ये पहला बंदा कहता है जो ये अपराधी है, ये कहता है मैंने कारण क्या किया है, सॉरी मैंने जो काम किया है, मैंने जो अपराध किया है, इसकी जो सूचना है मैं जिस व्यक्ति को कहता हूँ उसको दीजिए। और जब ये सूचना देंगे तो इनको एक जो डायरी होती है उसके अंदर लिखना पड़ता है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को सूचना दी है। पुलिस वाले जिस पुलिस ने उनको सूचना देंगे वो उसका नाम वगैरह सारा लिखेंगे, डाटा लिखेंगे, ठीक है। पहली बात ये होती है। फिर बात क्या होती है कि पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर अपने पास रख सकती है, फिर कोर्ट के आगे पेश करेगी। कोर्ट के आगे पेश करने के बाद में उनको बोलेंगी भाई मेरे को कुछ ये जो अपराधी है इनको वापस हमको दीजिए, और इसने जो क्या काम किया है, सॉरी इसने क्या अपराध किया है उसकी हम जानकारी लेंगे, और भी इसके साथ में मिले हुए हैं और इनके साथ कितने लोग हैं, ये कौन सा अपराध करने के अंजाम पहुंचाने वाले थे, ये सारी प्रक्रिया जो जानकारी हम इनसे लेंगे। तो फिर कोर्ट कहेगा ठीक है आपको 15 दिन की मोहलत देते हैं। कितने दिन की? 15 दिन की। कोई व्यक्ति अपराध करता है 24 घंटे के अंदर तक कोर्ट में पेश करते हैं, कोर्ट में पेश करने के बाद में 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, ठीक है। फिर 15 दिन इसके पास में रहेंगे, फिर ये मतलब कि उनको मारेंगे, ज़बरदस्ती पूछेंगे, कुछ भी करके पूछेंगे, किसी हालात में जो सच्चाई सामने लाएंगे पुलिस वाले कि भाई तू अपराध किया है, कौन सा अंजाम देने वाला था, तुम्हारे साथ में कौन है ना, हकीकत इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। जानकारी प्राप्त करने के बाद में वापस कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, उसके साथ ये जानकारी हमें मिली है, ठीक है। फिर जानकारी मिलने के बाद में 15 दिन तक ये रख सकते हैं। 15 दिन से 1 मिनट भी अधिक नहीं रख सकते। टाइम कोर्ट से लेते हैं तो टाइम नोट होता है ना, 15 दिन तक वापस उसको भेजना पड़ता है। फिर बात ये आती है कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट के अंदर वह व्यक्ति 90 दिन तक रह सकता है। सर ये कैसे है, ये तो समझ में नहीं आया। तो फिर 90 दिन में हर की जमानत थोड़ी होती है, वो ऐसे बातें हैं, कुछ कारण है वो देखते हैं। देखिए 15 दिन तो ये रखेगा और 90 दिन ये रखेगा, और 90 दिन के बाद 90 दिन तक अंदर अंदर कोई सबूत मिल जाते हैं, उनको सज़ा दी जाती है या सज़ा मिल जाती है तो ठीक है, तब तो वो जेल में रहेगा, वरना उसको 90 दिन के बाद में जमानत पर छोड़ना पड़ेगा कोर्ट को। मेरी बात समझ में आ रही है? 90 दिन तक कोर्ट अपने कस्टडी में रख सकता है, 90 दिन के बाद में उसको जमानत पर छोड़ना पड़ेगा यदि उनको सज़ा नहीं मिली है तो। भाई देखिए आपको फिर समझाता हूँ। ये व्यक्ति है, इनको गिरफ्तार किया था, पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश कर दिए, फिर वापस 15 दिन अपने पुलिस वाले अपने पास रख लिए, रखने के बाद वापस कोर्ट में पेश कर दिए, और एक कोर्ट वाले 90 दिन तक अपने पास में रखे थे, और 90 दिन के अंदर इनकी कुछ मतलब कि पेशी हो जाती है। पेशी होने के बाद इनका जो निर्णय निकल जाता है कि हाँ इसने ये अपराध किया था और इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, फिर तो उनको सज़ा मिलेगी, 2 साल की मिलेगी, 5 साल की मिलेगी, उम्र कैद की मिलेगी, फांसी की सज़ा मिलेगी, जो भी मिलेगी वो बीच में मिल जाती ठीक है, वरना उनको जमानत पर छोड़ दिया जाता है 90 दिन के बाद में। और इसी को क्रिमिनल प्रोसेस कोड कहा जाता है, क्रिमिनल प्रोसेस कोड, ठीक है ना, CPC। और इसी को हाल ही के अंदर संशोधन किया जा रहा है और इसी को ही बदला जाता है। मेरी बात समझ में नहीं आई? देखिए ये जो CPC जो कोर्ट जो ये कानून है ना, इनको वापस बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है वो देखिए।
हालांकि कुछ लोगों का भी विचार है कि नहीं ये गलत है ये सही है, लेकिन वो अभी ये बता देते हैं कि भाई 90 दिन तक जो कोर्ट है अपने पास में रखेगा, फिर 90 दिन तक उनको निर्णय नहीं मिला है तो वो जमानत पर छोड़ देगा, फिर उनकी पेशी होती जाएगी, पेशी होती जाएगी, पेशी होती जाएगी लगातार, है ना, 1 महीने से, या फिर जितना टाइम दे देंगे इतना टाइम तक पेशी होती जाएगी। फिर वो व्यक्ति मर जाएगा, उसके जो बाद में लड़ने वाला वो मर जाएंगी, फिर उसके बाद में निर्णय मिलेगा 10 साल 20 साल। ये है CPC कोर्ट धारा, जो हालांकि जिसने भी केस से संबंधित कोई जानकारी है, जिसने भी इस केस से संबंधित किसी के पिताजी हो सकते हैं, कोई भी इस केस से निकले हैं तो उनको पता है इन चीज़ की। तो ये होती CPC। अब इसके अंदर बदल के क्या कर रहा है, इसके अंदर बदल के ये कर रहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर उनको सजाई मिल जानी चाहिए, ये निर्णय आ जाना चाहिए वो इसने ये अपराध किया है तो उसको ये सजा मिलनी चाहिए। आगे लंबा इतना प्रोसेस नहीं रखना है, तो यही बात है, इसमें बदलाव ये करेंगे और नाम भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये अंग्रेजों का कानून है। किसका है? अंग्रेजों का कानून है, और इसको बदलना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, ठीक है बदलो, अच्छा काम है ना। आगे देखते हैं। देखिए ये तो 22 भाग 1 2 के अंदर थे, और इसके बाद में जो 3 है भाग, क्या है? भाग 3 है 22 का। ये क्या करेगा? ये 1 और 2 की जानकारी एकत्रित करेगा और उनका जो क्या है संरक्षण होगा 3। ठीक है ना। फिर 4 5 के अंदर और प्रक्रिया है। क्या है 4 5 के अंदर? निरोध। ठीक है, हाँ पहले ये बताते हैं निवारक निरोध क्या होता है आपको। निवारक निरोध फिर आगे बात करते हैं। निवारक निरोध, देखिए इसके अंदर क्या है। इसके अंदर तो ये होता है कि यदि पुलिस वाला को लगता है ये अनुचित काम कर सकता है, ये कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे आतंकवाद फैल सकता है, जिससे राज्य की अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, जैसे भाषण थे। मान लीजिए कोई चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, और यदि कोई चुनाव के क्षेत्र में ऐसे भड़काता है जिससे जनता आक्रोश में आ जाती है, और जो वोटिंग का जो समय होता है उसके अंदर वो अव्यवस्था फैल जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाती हैं, उसी एक व्यक्ति के कारण। बोला है एक व्यक्ति ने भाषण दिया और उसी भाषण की वजह से जो सारा माहौल खराब हो जाता है, तब उनको निरोध किया जाता है। क्या जाता है? निरोध। गिरफ्तार नहीं किया जाता, निरोध किया जाता है। निरोध का मतलब क्या था? पकड़ना। गिरफ्तारी वो होती है जिसने अपराध कर लिया है या अपराध करने की संभावना है, और इसका मतलब अनुचित कार्य, जो उचित कार्य नहीं थे, अपराध नहीं कर रहे, अनुचित कार्य, है ना, उचित काम नहीं कर रहा है, अनुचित काम कर रहा है जिससे आतंकवाद फैलने की संभावना है। जैसे जो ऐसे कोई भाषण वगैरह देते हैं, भाषण के माध्यम से कोई नेता वगैरह होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण बताइए सर। देखिए एक हमारे सामने महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। किसी ने नाम सुना है? ठीक है, वो था 9 अगस्त 1942। ठीक है, और 8 अगस्त के दिन ही गांधी जी और उनके जो सहयोगी थे, जो भाषण देने वाले थे और आंदोलन को चलाने वाले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के अधिकारी द्वारा। ठीक है, तो ये क्या था? गिरफ्तार करने का मतलब गिरफ्तार नहीं कर सकते, पकड़ लिया गया था। उस समय गिरफ्तार नहीं था, पकड़ लिया गया था, और इसी पकड़ना को निरोध कहते हैं, और यही निरोध की प्रक्रिया निवारक निरोध होती है। अब तो आपको समझ में आ गया है कि निवारक निरोध क्या होता है। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं। सब इनको पकड़ लिया, फिर इसके सामने क्या, ये इनका भी कुछ अधिकार होगा। हाँ कुछ अधिकार, वो देख लेते हैं। क्या है? निरोध सहकारी पुनर्विलोकन बोर्ड। ठीक है, क्या है? निरोध सहकारी पुनर्विलोकन बोर्ड। ठीक है, अब देखिए 44वां संविधान संशोधन।
अब इसमें क्या है, इससे पहले 1978, इससे पहले जो प्रक्रिया थी वो थी कि भी निरुद्ध सहकारी पुनर्विलोकन बोर्ड, जैसे महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, तो इनका नियम ये था जो सरकार का कि भाई 3 महीने तक इनको गिरफ्तार रखना है। कितने महीने तक? अधिक से अधिक 3 महीने तक। भाई हाँ, लगता है कि आतंकवाद मतलब कि आतंकवाद की स्थिति है और चुनाव होने वाला है, और चुनाव में लगभग 3.5 महीने बाकी है, ठीक है ना, 3.5 महीने बाकी है। लेकिन कानून ये कहता है कि आप उनको 3 महीने तक ही गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे अधिक उनको निरुद्ध करके नहीं रख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक ही उसको निरुद्ध करके रख सकते हैं, इससे अधिक आप उसको निरुद्ध नहीं कर सकते, यानी कि आपको पकड़ के नहीं रख सकते। और इसके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह दायर नहीं होता है। तो मुकदमा दायर तो वो तो गिरफ्तारी होती है, जो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना, वो अलग होता है। और निरुद्ध का मतलब इनके ऊपर कोई भी कानून वगैरह जो केस वगैरह कुछ नहीं लगता है, केवल पकड़ के रखते हैं, उनकी सुरक्षा भी रखते हैं कि हाँ इनका कुछ होना नहीं चाहिए, इनको कुछ हो गया और आतंकवाद फैल जाएगा। अब जैसे हमारे महात्मा गांधी जी थे, और उन पुलिस वालों को ये डर था, जो अंग्रेज थे उनको ये डर था कि यदि महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो ये जितना जीवित थे उतना आनंद होता था, उससे अधिक बढ़ जाएंगे और हमको तुरंत जाना पड़ेगा। तो उनका ये ख्याल जरूर था, उनका ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी उनके अधिकारियों की कि महात्मा गांधी जी को कुछ नहीं होना चाहिए था। और यही यहाँ पर नियम लागू होता है कि जिनको पकड़ के रखते हैं उनकी सुरक्षा होती है, वो अपना फांसी नहीं खा ले और भूखा रह के ना मर जाए, और वो किसी उनको कोई दूसरा नहीं मार दे। तो ये ध्यान उनको रखना होता है जो गिरफ्तार करते हैं, निरुद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात होती है। तो ये 3 महीने तक अधिक से अधिक रख सकते हैं, इससे अधिक ये नहीं रख सकते। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये है कि भी जो सहकारी पुनर्विलोकन बोर्ड है, इसके अंदर सदस्य होते हैं। क्या सदस्य होते हैं? अध्यक्ष, ठीक है, एक तो का अध्यक्ष और 4 हो गए अन्य लोग, ठीक है। लेकिन जब निर्णय देते हैं, जब ये कुछ काम करते हैं, है ना, तो जो इनके जो पुनर्विलोकन की बात करते हैं, उस व्यक्ति के संबंधित, तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होने, उनके अन्य सदस्य होने आवश्यक है, ठीक है ना, कम से कम, और 4 तो होते हैं। अब ये अध्यक्ष कौन होंगे? जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है ना, इनके जो अधिकारी होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं, है ना, वो इनके अध्यक्ष होगा। और अन्य जो इनके सदस्य होते हैं, या फिर वो जो मान लीजिए वो पहले उनके अध्यक्ष रह चुके हैं, और या फिर वो उच्च न्यायालय में कोई काम कर चुके हैं, तो वो इनके सदस्य हो गए, या फिर वो करने वाले हैं या वो कोई कर रहे हैं, तो इनके अंदर वो सदस्य शामिल होंगे। तो ये तय करेंगे कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनको 3 महीने से अधिक रखना जरूरी है, या फिर उनको ठीक है 3 महीने तक ही रखे, इसका आगे नहीं रखे। लेकिन बोर्ड तो 15 दिन और है, तो वो अवधि बढ़ाते हैं कि नहीं, इसको 1 महीने तक और निरुद्ध करके रखना है, ठीक है ना। तो ये है सहकारी पुनर्विलोकन बोर्ड, निरुद्ध सहकारी पुनर्विलोकन बोर्ड, इनका काम ये है। ये काम कब तक था? ये 1978 तक पहले था, फिर बाद में नहीं था, फिर इसके अंदर कुछ संशोधन किया गया था। 22 भाग 4 के अंदर क्या है, मूल अधिकार 22 और उसका भाग था 4, उसके अंदर ये बात थी। फिर इसी 4 के अंदर कुछ संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया कि भी जो ये जो भाग 4 है, और इसमें जो 3 महीने तक पहले गिरफ्तार करके रख सकते हैं, अब उनको 3 महीने तक नहीं रखेंगे, तो फिर क्या करेंगे, उनको 2 महीने तक ही रखेंगे, ठीक है ना। इससे अधिक उनको गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। क्यों, वो भी देखते हैं। अब देखिए, पहले 3 महीने का था, है ना, अब 2 महीने का है, 2 महीने तक। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, ठीक है ना, कोई भी नेता ले लीजिए, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं चुनाव से पहले। भाई वो चुनाव तो लड़ता ही है, भाई उनको लगता कोई आतंकवाद फैलने वाला, तो मान लीजिए उनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, निरुद्ध कर लिया, बार बार गिरफ्तार आ रहा, तो आप समझ जाना निरुद्ध है, तो उनको निरुद्ध कर लिया जाता है। तब उनको 2 महीने तक निरुद्ध करके रखेंगे। यदि सहकारी पुनर्विलोकन बोर्ड ये कह दे, है ना, उनके ये पारित कर दे, कोई ये मतलब कि
उनके बारे में ये कह दे कि भाई इनको अधिक से अधिक और 1 महीना और रखना है या फिर 2 महीने और रखना है, तो फिर इनको 2 महीने और रख सकते हैं, अन्यथा इसको अधिक नहीं रख सकते। तो ये है निरुत्साहकारी पुनर्विलोकन बोर्ड। फिर क्या है, फिर है भाग 5 में देखते हैं। भाग 5 में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं उनकी जानकारी उनके घर वालों तक पहुंचाना, और अपने इच्छा का जो वकील होता है वो ये अपने इच्छा का जो वकील होता है वो ये तय कर सकता है मेरा ये वकील है, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये भाग 5 के अंदर साबित कर दिया, खुले तौर पर कर दिया। वैसे वो भाग 22 1 2 में थी, लेकिन इसको विशेष तौर पर 5 के अंदर एक अलग से रख दिया गया है, नहीं भी हाँ इसके अंदर 5 के अंदर ये शामिल होना चाहिए। तो ये बात थी, एक विशेष तौर पर थी। फिर थी अभ्यावेदन, इसके बाद में क्या है अभ्यावेदन, ये भी मतलब कि भाग 5 के अंदर ही है। कौन सा है, भाग 5 में ही शामिल है। अभ्यावेदन कहाँ चला गया, अब ये क्या बता देखिए, ये भी भाग 5 के अंदर है। 22 मूल अधिकार 22 भाग 5 के अंदर है अभ्यावेदन। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो अपराधी है जिसको गिरफ्तार किया है उनके जो यदि वो अभ्यावेदन करता है तो उनकी जो ये बात है यथा शीघ्र अति शीघ्र उनकी बात सुनना और इसको जो आगे से आगे प्रोसेस शुरू करना, ये होता है अभ्यावेदन। इसको एक विशेष तौर पर एक अलग भाग के 22 भाग 5 के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो ये बात अभ्यावेदन की ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर 7 के अंदर ये बात और प्रक्रिया है, तो ये होगी हमारे क्लियर, ठीक है ना। अब इसके बाद में कुछ और नियम मतलब कि कोर्ट द्वारा और इनके जो कुछ इनके संबंधित नियम बनाए गए कि भाई ये नियम है जिसके बारे में ध्यान रखना है। कैसे नियम थे वो देखते हैं। पहला था मतलब कि आतंकवाद प्रक्रिया अधिनियम। क्या था, आतंकवाद प्रक्रिया अधिनियम, है ना। उसके बारे में क्या है, निवारक निरोध अधिनियम। क्या था, निवारक निरोध अधिनियम। ये कब आया था, ये 1950 में आया था, और इसको 1 अप्रैल 1951 को ख़त्म करना था कि उनको ठीक नहीं लगा। ये कब करना था, 1 अप्रैल। क्यों, क्योंकि ये 10 हफ्ते के अंदर इनके जो पुनर्विलोकन की व्यवस्था की बात थी, तो 1 अप्रैल 1951 के अंदर में इनको समाप्त करना था। लेकिन बार बार इनकी प्रक्रिया लगातार चलने के कारण ये 1969 के अंदर ख़त्म कर दिया गया। कब किया, 1969 के अंदर। फिर 1971 के अंदर इसी को वापस लाया गया। इससे संबंधित कुछ और नियम वापस जोड़ दिए, फिर इसको लाया गया आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम मिसा अधिनियम कह सकते हैं, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम ये 1971 के अंदर वापस लाया गया था कि भाई नहीं इसको वापस लेना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद के 1950 वाला जो अधिनियम था, मिसा अधिनियम था, उनके ऊपर ये निर्धारित था, और 1971 के अंदर इसको वापस लाया गया था, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर था विदेशी मुद्रा संरक्षण, और नियम आया था विदेशी मुद्रा संरक्षण। कहाँ लिखिए, विदेशी मुद्रा संरक्षण। देखिए ये क्या होता है विदेशी मुद्रा संरक्षण, है ना। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी वितरण क्या है, तस्करी निवारण अधिनियम। आगे कहाँ लिखा है, तस्करी निवारण अधिनियम और तस्करी निवारण अधिनियम। सर आप पूछेंगे ये हमारे कैसे पूछेंगे कंपटीशन एग्जाम में, वो भी बताते हैं अधिनियम। देखिए ये इस प्रकार पूछेंगे भाई ये कब आए थे, ठीक है ना। ये 1974 के अंदर आया था। कब आया था, 1974 के अंदर आया था। पहले वगैरह कुछ नहीं था, 1974 के अंदर आया था। और यही मिसा पर आधारित था। ये मतलब कि कौन सा, विदेशी मुद्रा संरक्षण, यानी कि ऐसा कोई अपराधी जो विदेशी मुद्रा से संबंधित है या फिर कोई तस्करी निवारक के संबंधित है, अनाज को तस्करी का काम करता है, उससे संबंधित ये
अधिनियम था, जिसके अंदर कुछ नियम वगैरह बनाए गए थे कि भाई हाँ उच्च न्यायालय ने ये बात रखी थी, तो वो ध्यान रखनी है। ठीक है, इस प्रकार के ये काम था। तो ये एक महत्वपूर्ण विदेशी, आपको डेट ध्यान रखने एक नहीं है, 1974 के अंदर है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। और इसके बाद में जो आता है वो है चोर बाजारी निवारक या आवश्यक वस्तु प्रदान, क्या है, आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम। चोर बाजारी निवारक आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 1978 के बाद में आया था। कब आया था? 1980 में आया था। ये 78 के बाद में आया था। जब वो 78 के अंदर इनको जो संशोधन किया गया था वो मैंने बताया था 44 संशोधन। तो इसके बाद में ये चोर बाजारी आया था, जिसका काम यही था कि जानकारी इकट्ठी करना है और जो चोरी वगैरह से संबंधित था वो इसके बारे में थी जानकारी। तो ये महत्वपूर्ण आपको बात यही रखना है कि चोर बाजारी निवारक जो मतलब आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम ये कब आया था? ये 1980 के अंदर आया था। फिर इंदिरा गांधी की जो सरकार थी तो इसकी उसी समय एक और लाया था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंदर, कि हमें राष्ट्र की सुरक्षा करनी चाहिए और इससे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं जो अपराध फैलाते हैं, जो आतंकवाद की स्थिति में हैं, उनको गिरफ्तार करके हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार के ये अधिनियम लाए थे। तो ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है। फिर आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि, है ना, आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधि यही भी 1980 में लाए थे, है ना, वो बातें हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। फिर आतंकवाद निवारक अधिनियम ये 2002 में आया था। आतंकवाद निवारण अधिनियम, आतंकवाद निवारक अधिनियम, आतंकवाद निवारक, ये अधिनियम को आया था 2002 में। अधिनियम आतंकवाद निवारक अधिनियम में ये 2002 में आया था। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण बात ये है। फिर गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन अधिनियम 2008 में आया था, जो गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जाता है संशोधन अधिनियम वो 2008 में आया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर जो मूल अधिकार 23-24 के अंदर बात करेंगे, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, आपका किस प्रकार शोषण किया जाता है, उस शोषण से आप बच सकते हैं। तो पहली बात ये एक मूल अधिकार, एक तो पर दो तरीके से हमारे महत्वपूर्ण है। एक तो कंपटीशन एग्जाम के लिए, दूसरे हमारे सुरक्षा के लिए, और तीसरी बात हमारे कर्तव्य के लिए। हमारा क्या कर्तव्य है उसके बारे में ये है, कभी हाँ नहीं इस प्रकार से गिरफ्तारी होती है, तो हमारा एक कर्तव्य है कि इससे बचना चाहिए और इस आधार हमें काम करना चाहिए। ठीक है, हमारा एक मतलब कि भारतीय होने का नाते कम से कम मूल अधिकार, जो कर्तव्य और नीति निर्देशित तत्व, ये तीन चीज़ें किसी व्यक्ति को भी याद होनी चाहिए। महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ये बातें। ठीक है ना, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।